Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is resistance. So in the previous lecture we had to discuss about Ohm's law और Ohm's law में हमने एक कांस्टेंट लिखा था कि जब V is proportional to I है तो V is equal to IR। तो ये R जो है हमने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, मतलब कॉज क्या है रेजिस्टेंस का, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर क्या करता है, उस करंट के पाथ में एक अपोजिशन क्रिएट करता है, उसको अपोज करता है, उसके मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कंडक्टर ये नहीं चाहता है कि उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो पास हो, वो रुक जाए। ये उसकी मेंटेलिटी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, जो उस कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, it is a property of a conductor by which it oppose, by which it oppose, it oppose the electric current, it oppose the flow of electric charge, oppose the flow of electric charge, oppose the flow of electric charge through it, through it। ठीक है, क्लियर है, मतलब किसी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो होता है, चार्ज का मींस करंट फ्लो होना, अगर करंट फ्लो होता है तो उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको वहीं पे खत्म करने की कोशिश करता है। तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference to the current which is flowing through the conductor। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, कि किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं जिसके कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हमारा किसका, रेजिस्टेंस के लिए। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। तो इस तरीके का सिंबल बनता है ओम का, और यूनिट जो है वो ओम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, या और इससे भी हम इसका यूनिट बना सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, इसका यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए डायमेंशन वोल्ट का R इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W by Q एंड I इज इक्वल टू Q by T दिया जाएगा। नहीं, I तो हमारा फंडामेंटल है ना, उसको अब यहाँ पे इंटू I कर देंगे, तो W का डायमेंशन होता है, वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2, और Q इंटू T, Q का यूनिट हो जाएगा AT इंटू A, तो ये T ऊपर चला जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m l स्क्वायर T माइनस 3 a की पावर माइनस
ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल किस तरीके से बनाते हैं, देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बेसिकली उसको सिंबल दिखाया जाता है इस तरीके से, इस तरीके का जो सिंबल होता है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को शो करता है। अगर R जो है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो इस तरीके का रेजिस्टेंस शो करेंगे, इस तरीके का सिंबल शो करेंगे। अगर R वेरिएबल है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस तरीके शो करते हैं, R जो है यहाँ पे वेरिएबल हुआ। क्लियर है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस तरीके सिंबल होगा। अगर R वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में या करंट के रिस्पेक्ट में या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट द फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द नेक्स्ट फैक्टर्स affecting the resistance। जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कौन सा फैक्टर जो है वो डिपेंड या किस फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट होता है या कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए कल मैंने होम्स लॉ में आपको बताया था कि V जो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। ठीक, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर इस फॉर्मूले से अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा लगता है कि R जो है वो V पे डिपेंडेंट है, R जो है वो I पे डिपेंडेंट है, क्योंकि V का वैल्यू चेंज करेंगे R का वैल्यू चेंज होगा, V का वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व करते हैं तो R जो है वो V पे डिपेंडेंट है और I पे डिपेंडेंट। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर जीरो पोटेंशियल है, हमने उसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, तो क्या उसका रेजिस्टेंस R जीरो होगा? या किसी कंडक्टर से अगर जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो क्या उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा? कि ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, R का वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये ना तो जीरो होगा ना इंफिनिटी होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट और वोल्टेज को चेंज करेंगे तो R चेंज होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो R जो है कांस्टेंट है और ये जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंडेंट है। क्लियर है, मतलब इसका वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो हमारा कंडक्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है या उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, इन दोनों चीज पे ये डिपेंडेंट नहीं होगा। तो R किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? तो ओम्स लॉ को अगर रिकॉल करते हैं तो हमने कल एक डेरिवेशन किया था V अपॉन I, लास्ट वाला जो डेरिवेशन था, लास्ट इक्वेशन आया था V अपॉन I इज इक्वल टू ml बाय ne स्क्वायर a टाउ आया था, ठीक ना। और इसको हमने एक कांस्टेंट लिया था जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। The resistance of the conductor, resistance R is equal to देखो m by n e square tau L by a, L by a, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो m n e स्क्वायर एंड टाउ, अगर t इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है देन टाउ भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन जो टाइम है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो उस कंडीशन में टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जो पूरा टर्म्स है, ये वाला टर्म्स, ये पूरा टर्म हमारा क्या जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू, इसको अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो r इज प्रोपोर्शनल टू l बाय a, r इज प्रोपोर्शनल टू l बाय a। ठीक है, तो इसका मतलब r जो है वो l पे डिपेंडेंट है और a पे डिपेंडेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो l बाय a।
यहाँ पे रो जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स अ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है ये शो करता है कंडक्टर के नेचर को। तो इट मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हालांकि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of conductor depends on, first it is directly proportional to length of the conductor, मतलब R is proportional to L, R is proportional to L. Second, it is inversely proportional to cross sectional area, cross sectional area, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब R is proportional to 1/A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है। मतलब जो रेजिस्टेंस है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज और ये डिपेंड करता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो इट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज नेचर, अगर कंडक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, जैसे पहले हमने आयरन ले लिया, आयरन से फिर कोबाल्ट कॉपर में चले गए, फिर एल्युमिनियम या फिर स्टील का यूज करते हैं, तो अगर कंडक्टर को अगर चेंज करेंगे तो कंडक्टर को चेंज करने से भी इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, it shows the nature of conductor, ये कंडक्टर के नेचर को शो करता है, क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, और उसके इसको चेंज करने से रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट कर लेना इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की ना, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है L A टाउ और नेचर ऑफ कंडक्टर पे, देखते हैं। फिर रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। सबसे पहले कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, क्यों रेजिस्टेंस क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर में। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस जैसे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं किसी बैटरी या सेल के थ्रू, ठीक है, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, लेट्स सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो होगा क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्या ये बिना कोलिजन करें या बिना कोलाइड करें क्या आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। इसके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, इनके बीच कोलिजन होता है, ठीक है ना। कोलिजन होने की वजह से इनकी जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है,
मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें फोर्स अप्लाई किया, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, ठीक है ना, जैसे एक्सेलरेट होगा यहाँ पे जाके वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे कोलाइड करता है, जैसे कोलिजन होता है तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेता है। लेट्स सपोज यहाँ पे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जैसे यहाँ पे कोलिजन होगा वेलोसिटी अचानक से क्या होगा, डिक्रीज होगा और इनिशियल वेलोसिटी पे आ जाएगा, ये इनिशियल स्पीड पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोलिजन होगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा, अच्छा फिर यहाँ पे कोलिजन होगा किसी इलेक्ट्रॉन या किसी न्यूक्लियस के साथ या किसी एटम के साथ आके जैसे ही कोलाइड करेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगेन चेंज, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो रैंडमली मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन कोलाइड करते करते वो अपने इनिशियल पोजीशन में ही आता रहता है और इस तरीके से ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, कोलिजन्स करता रहता है। तो इसके कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो कोलिजन होता है, इन कोलिजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से इजीली आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है, मतलब इसको रुकना पड़ रहा है। ये आगे जाना तो चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स तो लगा रहा है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं एक कोलिजन होता है और कोलिजन की वजह से उसको फिर से रुकना पड़ता है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे आप मार्केट में बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत क्राउड है वहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको जैसे थोड़ा सा स्पेस मिलता है आप क्या करते हैं, अपने बाइक का एक्सीलरेटर दबाते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आगे कोई आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है, कोई कुछ भी आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने एक्सीलरेटर को कम करना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, मतलब वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। फिर जैसे ही आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, आप क्या करते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, जैसे एक्सीलरेटर दबाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सामने आ जाता है फिर से आपको क्या करना पड़ता है, अपना ब्रेक लेना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि अब आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, आप बहुत स्पीड से चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से आपको ब्रेक दबाना पड़ा, मतलब आपको क्या करना पड़ा, वहां पे रुकना पड़ रहा है। तो कोई ना कोई चीज जो आपके सामने आ रहा है वो आपके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो आपका विरोध कर रहा है, उसको आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, इलेक्ट्रॉन आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन आगे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे उसका कोलिजन होता है वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको रोक देता है, ठीक है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन फिर आगे जैसा कोलिजन होता है फिर वो क्या करता है, रुक जाता है, फिर उसको रुकना पड़ता है। तो मतलब मेन रीजन जो है रेजिस्टेंस का मुख्य क्या होता है, कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, इलेक्ट्रॉन एटम का कोलिजन। जो कोलिजन होता है, कोलिजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रोकता है, जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा, इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेगा तो करंट भी कम इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि करंट भी कम फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, ठीक है। तो मेन कॉज जो है रेजिस्टेंस का वो क्या है, कोलिजन है। कोलिजन किसका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन एटम का कोलिजन है, ठीक है ना। ये सारे कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसका मतलब करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा, या करंट बहुत ही कम स्लो रेट से फ्लो होता है। क्लियर है रीजन, ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है। तो लेट्स सपोज कि दो कंडक्टर हैं, एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, दूसरी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब इस एंड से एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा और इस एंड तक पहुंचेगा तो 1 सेंटीमीटर वाले वायर में नंबर ऑफ कोलिजन कम करना पड़ेगा, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक पहुंचना है तो इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को कम कोलिजन करना पड़ेगा जब उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का कंडक्टर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जब ए एंड से बी एंड की तरफ वो मूव करेगा तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, पहली बात, ठीक है। क्लियर है, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कॉस्ट तो कोलिजन के कारण ही है ना। चलिए सेकंड पॉइंट कि अगर R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। देखिए एरिया को जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज होगा,
क्योंकि जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो एटम एटम के बीच में गैप बढ़ता है, ठीक है। जब उनके बीच में गैप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली उसके अंदर से फ्लो हो सकता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, मतलब एक वन लेन रोड है, वन लेन रोड है ठीक है, एक ही लेन है, एक ही तरफ से गाड़ी जा सकती है आ सकती है, ठीक है। एक रोड है टू लेन, ठीक, और एक रोड है फोर लेन। इस तरीके से ट्रैफिक सबसे कम किस में होगा, ट्रैफिक सबसे कम किसमें, ये फोर लेन वाला रोड है, ये टू लेन है और ये वन लेन है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक किसमें होगा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वन लेन वाले रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर कोई गाड़ी यहाँ पे अगर रुक गई, खराब हो जाता है, इसके पीछे जितनी भी गाड़ी आएंगी वो सबको रुकना पड़ेगा, वो कहीं पास ही नहीं हो सकता है जब तक ये गाड़ी यहाँ से ना निकल जाए, ठीक है। तो इसको रुकना पड़ेगा या कंटिन्यूअसली आके क्या करेगा, उसके साथ कोलाइड करता रहेगा, उसको टक्कर मारता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन लेन रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा, सेकेंड लेन रोड पे यहां से गाड़ी जा सकती है और इधर से गाड़ी आ सकती है, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा, लेकिन होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब फोर लेन रोड में यहां से जाने के लिए रास्ते हैं, यहां से जाने के लिए रास्ते हैं, यहां से आने के लिए रास्ते, यहां से आने के लिए रास्ते। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खराब भी हो जाती है या रुक जाता है आगे, तो यहाँ से कोई गाड़ी पास लेके आगे निकल सकता है इजीली, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में गैप क्या है, ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में गैप ज्यादा है। तो जब गैप ज्यादा होता है तो गाड़ी को बिना रुके हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसमें से पास हो सकते हैं, ठीक है, उसके साइड से निकल सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो एटम एटम के बीच में जो गैप्स होते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो ये वाला गैप होगा, यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे गैप होगा, तो इन गैप से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं तो गैप बढ़ता है, और गैप बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली कट करके निकल सकता है, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकता है उसमें से कम कोलिजन के साथ से। तो एरिया को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है। सेकंड केस में जब एरिया कम होता है, जब एरिया कम होता है तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोलिजन करना पड़ता है, कम स्पेस होता है, एक ही स्पेस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब एरिया को इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होता है, इफेक्टिवली रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। जब एरिया को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा और इफेक्टिवली हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्लियर है। चलिए सेकंड थर्ड पॉइंट कि नेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये। देखिए नेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा कि इस वाले इक्वेशन में देखेंगे तो r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। n इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नेचर मींस आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जो भी हम कंडक्टर यूज करेंगे उस कंडक्टर में एक कांस्टेंट रेशियो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। जिस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज्यादा चार्ज कैरी करेगा। जब ज्यादा चार्ज कैरी करेगा तो जो हमारा करंट है वो इजीली फ्लो हो सकता है, और करंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो होगा। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उस कंडीशन में कम करंट फ्लो होगा। क्लियर है। ये चीज समझ में आ गया, नेचर पे समझ में आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब ये टेम्परेचर पे अगर डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब r is proportional to 1/tau, r is proportional to 1/tau। अच्छा, अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते, देखिए होता क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से इसकी जो थर्मल
काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होता है। जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, हाफ ऑफ mv, इसको जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इनका वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा स्पीड होगा तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आके टकरा रहा था, ठीक है, इसको लग रहे थे 1 सेकेंड का टाइम मान लेते फॉर एग्जांपल, ठीक, और इसकी स्पीड थी 10 टू की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, स्पीड हो गया 10 टू की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड जो है घट के वो कितना जाएगा 1 सेकेंड से, ये हो जाएगा 0.6 सेकेंड। तो मतलब क्या है, टाइम पीरियड कम हुआ, क्योंकि ज्यादा स्पीड होगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, बहुत फास्ट कोलाइड करेगा, कोलिजन जो है बहुत फास्ट होता रहेगा। जब कोलिजन फास्ट होगा तो एक ही टाइम पीरियड में, एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। अगेन रिपीट करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इसके थर्मल एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्ट मूव करता है, और फास्ट मूव करने के कारण जो उसका कोलिजन पीरियड होता है या कोलिजन टाइम पीरियड जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है ना, पहले 1 सेकंड फिर 0.6 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, मतलब जहां पहले 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जहां 10 कोलिजन हो रहे थे, अब टेम्परेचर को बढ़ाने पे वही 1 सेकंड में 20 कोलिजन होगा, क्योंकि फास्ट मूव करेगा तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है हमारा इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक चीज और इसमें एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसके बाद लेक्चर्स को ही खत्म करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेथ, ये हाइट, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका डायमेंशन हमने फिक्स्ड कर दिया, ये लेंथ, ये b और ये h। क्या इसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा? क्या इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा? सब कुछ कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। क्या इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा? क्वेश्चन ये है, सोचिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आपके मन में आ रहा होगा कि जब सब कुछ सारा डायमेंशन फिक्स्ड है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा। लेट्स सपोज कि अगर करंट हम इस तरीके से फ्लो कराते हैं, करंट अगर ऐसे फ्लो होता है इस वाले कंडक्टर में, क्यूबिकल कंडक्टर है, इस तरीके से अगर करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस होगा R1 दैट इज इक्वल टू रो L1। देखिए, अगर ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो इसका लेंथ ये हो जाएगा और एरिया जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो L बाय एरिया B इंटू एच, B इंटू एच। अच्छा, अगर करंट ऐसे फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर करंट ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब इस साइड के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। जब ऐसे करंट फ्लो होगा तो उसका लेंथ ये हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू रो H बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला पार्ट हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। क्लियर है? अच्छा, अगर करंट ऐसे पास होता है इसमें से, इस वाले फेज में से ऐसे करंट पास होता है अंदर, ठीक ना, इस वाले फेज में से, ठीक, तो क्या होगा, इस वाले फेज में करंट पास होगा तो इस डायरेक्शन में करंट पास होता है, मतलब बी के अलोंग करंट पास हो रहा है, और बी के अलोंग अगर करंट पास होगा तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R3 इज इक्वल टू रो, लेंथ हो जाएगा b और एरिया हो जाएगा L इंटू एच। क्या तीनों इक्वल है? तीनों कंडीशन में देखो,
इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ L है, यहाँ पे लेंथ H है, यहाँ पे लेंथ B है। क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू H है, यहाँ पे L इंटू B है, यहाँ पे सॉरी ये H है, L इंटू H है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, तो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है। तो हम फिफ्थ पॉइंट ये बता सकते हैं कि R जो है, R डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट करंट के डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया। ये बना लेना इसका डायग्राम, और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसमें बता सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है? तो रेजिस्टेंस हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ठीक है, 3 पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।